हेलो। कुमार गुप्त प्रथम के बाद गुप्त शासन में हम आज अध्ययन करेंगे। जो शासक कुमार गुप्त के बाद शासक बनता है वो है स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त को इतिहास में क्रमादित्य भी कहा गया है। अगर हम स्कंदगुप्त का शासन देखते हैं तो इनका शासन 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक पाया जाता है, जिससे पता चलता है कि इनके द्वारा गुप्त काल में मात्र 12 वर्ष तक राज्य किया गया था। जूनागढ़ अभिलेख में इनके शासन की पहली जो तिथि है वो 455 ईस्वी या 136 विक्रम संवत उत्कीर्ण मिलता है। गढ़वा का जो अभिलेख है और कुछ चांदी के सिक्के जो पाए गए हैं उसमें इनकी अंतिम तिथि 148 विक्रमी संवत या 467 ईस्वी मिलती है। इन दोनों अभिलेखों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक अर्थात 12 वर्ष तक गुप्त वंश के अंतर्गत शासन किया था। इनके जानने के जो साधन सबसे पहले मिलता है वो है जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र या गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में पाया गया यह अभिलेख स्कंदगुप्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसमें उसके शासन की प्रथम तिथि गुप्त संवत 136 या 455 ईस्वी उत्कीर्ण मिलती है। जूनागढ़ स्तंभ से ही ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था और गुप्त शासन को सुव्यवस्थित कराया था। गिरनार के इनके सामंत या पूर्वपति चक्रपाल द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का भी वर्णन इसमें सुरक्षित है। इससे पता चलता है कि गुप्त संवत में जो काल गणना की जाती थी वो ईस्वी से ना होकर के गुप्त संवत से होती थी। इसी प्रकार से इनका एक बिहार में गुहा लेख मिलता, स्तंभ लेख मिलता है जो बिहार के पटना के समीप मिला है, लेकिन इसमें इनकी किसी तिथि का वर्णन नहीं है। इसमें इनके कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। स्कंदगुप्त के जानने का जो अगला साधन है वो है इंदौर का ताम्रपत्र। मध्य प्रदेश के इंदौर नामक स्थान पर 446 विक्रम संवत या 465 ईस्वी का इनका एक अभिलेख मिलता है। इस लेख में सूर्य की पूजा और सूर्य के मंदिर पर दीपक जलाए जाने के लिए इनके द्वारा दिए गए धनदान का उल्लेख मिलता है। इंदौर का जो अभिलेख है ये आज के उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर नामक स्थान पर है, जो एमपी का इंदौर है वो नहीं है। स्कंदगुप्त के जानने का जो तीसरा साधन है वो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख को भीतरी स्तंभ भी कहते हैं और ये कुमार गुप्त के जानने का एक सबसे बड़ा साधन है, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर नामक तहसील में भितरी नामक गांव पर मिला है। इसमें पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के संघर्ष का वर्णन मिलता है। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इसलिए स्कंदगुप्त के बारे में जानने के लिए इस स्तंभ को पढ़ना अति आवश्यक है। अगला जो मिलता है वो है कहोम स्तंभ लेख।
कहोम स्तंभ लेख भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कहोम नामक स्थान पर मिला है और इसमें गुप्त संवत 141 या 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इस स्तंभ लेख के पढ़ने से पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकरों की प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। इसमें भी स्कंदगुप्त के इतिहास का वर्णन है। इसके बाद जो मिलता है वो है शुपिया का लेख। ये जो है स्कंदगुप्त को जानने का ये साधन है कि जिसके द्वारा स्कंदगुप्त के इतिहास का पता चलता है। सुपिया का जो लेख है वो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया नामक स्थान से मिलता है और इसमें भी 141 विक्रमी संवत या 460 ईस्वी की तिथि अंकित है। इसमें गुप्तों की वंशावली जो है घटोत्कच गुप्त के समय से मिलती है तथा गुप्त वंश को इसमें घटोत्कच वंश भी कहा गया है। इसके बाद जो अगला है वो है गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के करछना नामक तहसील में गढ़वा नामक स्थान पर है। यहाँ से स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें गुप्त संवत 148 या 467 ईस्वी का अंकन है। इसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जो ये 467 ईस्वी या 148 विक्रमी संवत है वो स्कंदगुप्त के शासन का अंतिम काल रहा है। इन स्तंभों के उपरांत या इन अभिलेखों के बाद सिक्कों में अगर हम देखते हैं तो स्कंदगुप्त के जो सिक्के हैं वो भी उनकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करते हैं। जैसे कि स्कंदगुप्त के कुछ स्वर्ण और रजत सिक्के मिलते हैं। स्वर्ण सिक्के जो मिले हैं इनके मुख्य भाग पर धनुष बाण लिए हुए राजा का चित्र अंकित है और पृष्ठभाग पर पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र अंकित है और इसमें श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। कुछ सिक्कों में गरुड़ध्वज और उसकी उपाधि क्रमादित्य का भी वर्णन है। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त के चांदी के सिक्कों भी जो पाए गए हैं वो उनके पहले के पूर्वजों की ही तरह हैं और इसके मुख्य भाग पर वक्ष स्थल तक राजा का चित्र उत्कीर्ण है तथा पृष्ठ भाग पर गरुण, नंदी, घोड़े और यज्ञवेदी के चित्र बने हैं। इनके ऊपर स्कंदगुप्त की जो उपाधि है परम भागवत या क्रमादित्य उत्कीर्ण मिलती है। तो इस प्रकार से स्कंदगुप्त को जानने का ये साधन हमें प्राप्त होता है। अब स्कंदगुप्त के बारे में देखा जाता है तो कुछ विद्वानों का ये मत था कि कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुगुप्त राजा बना था और स्कंदगुप्त को उससे उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था और उसकी हत्या के पश्चात ही स्कंदगुप्त गुप्तों की गद्दी पर बैठा था। जैसे कि भीतरी मुद्रा लेख में पुरगुप्त की माता का नाम अनंत देवी या महादेवी कहा गया है, लेकिन स्कंदगुप्त में उसकी माता का नाम उल्लेख नहीं मिलता है। इसी लेख में जो भीतरी मुद्रा लेख है इसमें पुरगुप्त को कुमारगुप्त का तदा पदानुध्यात भी कहा गया है, जिसमें कि ये पता चलता है कि कुमारगुप्त प्रथम के बाद वो तत्काल राजा बना था। और भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के लिए इस उपाधि का प्रयोग नहीं है। तो इससे पता चलता है कि कुमारगुप्त के बाद पुरगुप्त जो है अपनी माता का या अपनी प्रधान महिषी का जो है बड़ा पुत्र था और प्रधान महिषी का पुत्र होने के कारण उसे गुप्त वंश का शासक घोषित किया गया था। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में एक श्लोक मिलता है जिसके आधार पर यह दिखाया गया है कि पिता के मृत्यु के पश्चात गुप्त वंश की लक्ष्मी चंचल हो जाती हैं और स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से उन लक्ष्मी को पुनः प्रतिष्ठित किया था। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि गुप्त वंश में राजकुमारों के विद्रोह के कारण ही लक्ष्मी चंचल हुई होंगी और स्कंदगुप्त ने अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाइयों को जीत करके गुप्त वंश की राजगद्दी पर अधिकार किया होगा।
इसी प्रकार से उत्तराधिकार के लिए इनके ऐसे उल्लेख मिलते हैं, जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख में ये दिखाया गया है कि सभी राजकुमारों को पराजित करके स्कंदगुप्त का जो है लक्ष्मी ने स्वयं मतलब वर्ण किया है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि स्कंदगुप्त गुप्त वंश के शासन का वैध उत्तराधिकारी नहीं था और स्कंदगुप्त ने उत्तराधिकार के युद्ध के पश्चात राज सिंहासन पर कब्जा किया था। तो स्कंदगुप्त के बारे में जो ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि स्कंदगुप्त को उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा था, लेकिन अगर हम देखते हैं तो गुप्त वंश के इतिहास में ऐसा नहीं मिलता है कि स्कंदगुप्त कोई उत्तराधिकार युद्ध उसको करना पड़ा हो। केवल मात्र इतिहासकारों और कुछ विद्वानों के द्वारा ही ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि स्कंदगुप्त को उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा होगा। जैसे कि हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जहां पर कई शासकों की माताएं प्रधान रानी होती हैं और उनकी माताओं का नाम उनके शासकों द्वारा उल्लेख नहीं कराया गया है। जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय की माता कुबेर नागा थी और उनके नाम का उल्लेख उनके द्वारा नहीं कराया गया है। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के लेखों में भी उसकी माता यशोमती का नाम कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो केवल इस आधार पर कि स्कंदगुप्त की माता का नाम उल्लेख नहीं मिलता है तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि उसे उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो उस समुद्रगुप्त कुमारगुप्त प्रथम के बाद उत्तराधिकार मतलब युद्ध न लग के गुप्त वंश का सीधे शासक। गुप्त वंश में अगर हम देखते हैं तो स्कंदगुप्त को जिस युद्ध को लड़ना पड़ा था वो था हूण आक्रमण, या हूणों से उसको युद्ध करना पड़ा था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण होता है। हूण को अगर हम देखते हैं तो ये मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। जनसंख्या वृद्धि और अपने प्रसार की आकांक्षा में वो अपने मूल निवास स्थान को छोड़ करके नए प्रदेशों की खोज में उस समय निकलते हैं। आगे चल करके ये दो शाखाओं में बढ़ जाते हैं, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा, जिसमें जो हूण पश्चिमी शाखा की तरफ बढ़ते हैं वो रोम तक पहुंचते हैं और अपने ध्वंसात्मक युद्ध नीति के द्वारा वो शक्तिशाली रोम राज्य को या रोम साम्राज्य को पराजित करते हैं और वहां पर अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन हूणों की जो पूर्वी शाखा की जाति है वो आगे बढ़ते हुए आक्सस नदी घाटी में बस जाते हैं और इसी शाखा के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। हूणों का जो प्रथम आक्रमण था वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और इतिहासकारों के अनुसार इसका जो नेतृत्व था वो खुश नेवाज ने किया था। जो इन हूणों का सेनापति था वो खुश नेवाज था, जिसने कि स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय आक्रमण किया था। इसने ईरान के शामनी या समानी शासकों को दबाने के पश्चात भारत पर आक्रमण किया होगा और ये युद्ध अत्यंत भयंकर था, क्योंकि इसकी भयंकरता का संकेत भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, जिसके अनुसार हूणों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने पर उसकी अर्थात स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी थी और भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ था। तो इस आधार पर यह माना गया है कि ये युद्ध काफी भयानक रहा होगा। दुर्भाग्यवश इस युद्ध का इतिहास में कोई विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उससे पता चलता है कि स्कंदगुप्त द्वारा हूण बुरी तरीके से परास्त किए गए थे और देश के बाहर खदेड़ दिए गए थे। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। इसके अनुसार पराजित होने के पश्चात अपने देश में वो स्कंदगुप्त की कीर्ति का गान करते हैं और यहाँ पर जो मलेच्छ देश का उल्लेख किया गया है वो गांधार से माना गया है कि जहां पर पराजित होने के पश्चात हूण नरेशों ने शरण लिया होगा। तो इस प्रकार से
इस युद्ध के बारे में कुछ और भी इतिहासकारों के द्वारा पता चलता है, जैसे कि चंद्र गोमिन ने अपने व्याकरण के एक सूत्र में लिखा है अजयत जटा हूणान, अर्थात गुप्तों ने या जटों ने हूणों को जीता था। यहाँ पर जटा शब्द का या जटो शब्द का जो अर्थ है वो गुप्त से ही लगाया जाता है और इसका तात्पर्य स्कंदगुप्त के द्वारा की गई हूण विजय से ही किया जाता है। इसी प्रकार से सोमदेव के कथा चरित्र सागर में उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने मिलेच्छों को जीता था। जहां पर स्कंदगुप्त के बारे में ही संकेत मिलता है, क्योंकि महेंद्रादित्य कुमारगुप्त का नाम था और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य का जो पुत्र था वो स्कंदगुप्त था। तो इस प्रकार से ये स्कंदगुप्त के हूण विजय की तरफ ही संकेत करता है। इसी प्रकार से इस युद्ध के युद्ध स्थल के बारे में जो आकलन किया जाता है उसमें जो उल्लेख है कि भीतरी स्तंभ लेख में हूण युद्ध का जो वर्णन मिलता है उसमें ये लिखा है श्रोत्रेषु गांग ध्वनि, दोनों कानों में गंगा की धुन सुनाई पड़ती है। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकारों ने इसको ये माना कि ये गंगा नदी घाटी में युद्ध लड़ा गया होगा और हूण जो है स्कंदगुप्त के प्रारंभिक कठिनाइयों जब मतलब ये माना गया कि उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था तो उस समय उसकी कठिनाइयों का लाभ उठाते हुए गंगा नदी के किनारे तक पहुंच गए होंगे। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने गांग ध्वनि को शारंग या धनुष से माना है कि धनुष की टंकार, या इसी प्रकार से कुछ इतिहासकारों ने गांग ध्वनि को आकाश गंगा के आकाश में बाणों का इतना मतलब प्रवाह होता है, बाण इतने हवा में रहते हैं जो आकाश गंगा में उनकी टंकार सुनाई पड़ती है। तो फिलहाल जो ये माना गया है वो यही माना जाता है कि जो गांग ध्वनि है वो युद्ध की विभीषिका को दिखा रहा है या युद्ध में मतलब कितना भयंकर युद्ध लड़ा गया था उसके बारे में बता रहा है, ये किसी युद्ध स्थल के बारे में नहीं बता रहा है। जैसे कि राजतरंगिणी में एक युद्ध का प्रसंग दिया गया है और उसमें दिखाया गया है कि विशाल लकड़ी के लट्ठों के गांठों के टूटने से चट चट का ध्वनि ऐसे निकलती है कि जैसे कि पृथ्वी के ऊपर ताप से खौलती हुई गंगा की ध्वनि प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार से ये एक अलंकारिक रूप से इस गांग ध्वनि का प्रयोग किया गया होगा और इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध गंगा घाटी में हुआ था तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो जो अगला पॉइंट आता है कि ये युद्ध शायद उत्तर पश्चिमी सीमा पर लड़ा गया होगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी की सीमा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बॉर्डर पर मिलती है। तो ये माना गया है कि वो युद्ध जो है उत्तर पश्चिमी सीमा से ही आया होगा और स्कंदगुप्त को युद्ध उत्तर पश्चिम सीमा पर लड़ना पड़ा होगा। जैसे कि कुछ इसी प्रकार से तिथि का वर्णन मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को 460 ईस्वी के पूर्व ही पराजित किया होगा, क्योंकि 460 ईस्वी का जो उल्लेख है वो कहोम के लेख से मिलता है और जिसमें दिखाया गया है कि उसके राज्य में काफी शांति रही है। इसके बाद इंदौर तथा गढ़वा के लेखों में भी उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि सूचित होती है। तो इस प्रकार से ये प्रतीत होता है कि हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन के प्रारंभिक वर्ष में ही हुआ था। इसके बाद हूण आक्रमण के पश्चात हम देखते हैं तो स्कंदगुप्त के द्वारा अन्य विजय में जो हम देखते हैं कि उसके द्वारा और कौन सी विजय प्राप्त की गई थी तो इसका कोई बहुत उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जूनागढ़ के अभिलेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त की गरुड़ ध्वज अंकित राजाज्ञा नाग रूपी राजाओं का उसने मर्दन किया था जो मान और दर्प से अपना फन उठाए थे। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि स्कंदगुप्त ने नागवंशी राजाओं को पराजित किया गया था। लेकिन इस संबंध में भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं और संभव है कि इस कथन का संकेत
पुष्यमित्रों और हूणों के लिए ही किया गया हो। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त की प्रारंभिक उलझनों या कठिनाइयों का लाभ उठा करके दक्षिण से वाकाटकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था तथा कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया था। जैसे कि वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के बालाघाट लेख में कौशल, मेकल तथा मालवा का शासक उसे बताया गया है, किंतु ये माना गया है कि स्कंदगुप्त ने शीघ्र ही इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया था, अपना आधिपत्य सुदृढ़ कर लिया था और जीवन पर्यंत इन क्षेत्र का वो शासक रहा है। तो इस प्रकार से वाकाटक लोग भी गुप्तों को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए थे। अब हम स्कंदगुप्त में अगर साम्राज्य विस्तार देखते हैं कि उसके समय में गुप्त साम्राज्य कहां तक फैला था या कैसा था, तो पुष्यमित्र और हूणों के विरुद्ध सफलता के अतिरिक्त स्कंदगुप्त के अन्य किसी युद्ध का वर्णन हम नहीं पाते हैं और उसके अभिलेख और सिक्कों का व्यापक जो प्रसार मिलता है उस आधार पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके द्वारा अपने पिता और पितामह के साम्राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था। जूनागढ़ में अभिलेख जो कि सौराष्ट्र प्रांत पर मिला है वहां पर उसके अधिकार की पुष्टि होती है। इसी प्रकार से उसकी कई तरह की जो चांदी की सिक्के हैं वो भी साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर मिलते हैं। गरुड़ प्रकार का जो सिक्का है वो पश्चिमी भारत में मिलता है। वेदी प्रकार के सिक्के मध्य भारत में मिलते हैं। नंदी प्रकार के सिक्के काठियावाड़ क्षेत्र में मिलते हैं। तो इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उसका आधिपत्य रहा है। उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी तक, पूर्व बंगाल से पश्चिम में सौराष्ट्र तक के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला स्कंदगुप्त संभवतः गुप्त वंश का अंतिम शासक रहा होगा। अर्थात गुप्त वंश में सबसे अंतिम शासक ऐसा रहा होगा जिसका इतने विस्तृत क्षेत्र में शासन रहा हो। इसी प्रकार से स्कंदगुप्त की अगर शासन व्यवस्था में हम देखते हैं तो उसका जो साम्राज्य है हम पाते हैं कि उसका साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को देश, अवनी या विषय कहते थे और प्रांत पर शासन करने वाले को राज्यपाल या गोप्ता कहा गया है। पर्णदत्त जो सौराष्ट्र प्रांत का इसका राज्यपाल था और ये स्कंदगुप्त के पदाधिकारियों में सर्वाधिक योग्य माना गया है। ये माना गया है कि इसकी नियुक्ति स्कंदगुप्त ने काफी सोच विचार करके किया था, क्योंकि सौराष्ट्र के ऊपर हूणों का आक्रमण का डर था। इस कारण से स्कंदगुप्त ने अपने इस सबसे योग्य और विश्वास पात्र अधिकारी को वहां का राज्यपाल नियुक्त किया था। गंगा जमुना के बीच का ये दोआब का क्षेत्र था। इसी प्रकार से कौशाम्बी में उसके राज्यपाल भीम वर्मन का नाम मिलता है और यहाँ पर उसका द्वारा एक बनवाई गई पत्थर की मूर्ति मिलती है। तो हम देखते हैं कि गुप्त वंश में स्कंदगुप्त के समय भी जो देश था वो कई प्रांतों में बटा था। सौराष्ट्र की राजधानी गिरनार में उसके शासक चक्रपालित का उल्लेख मिलता है जो कि पर्णदत्त का पुत्र था। स्कंदगुप्त के द्वारा अगर हम ये देखते हैं कि उसके द्वारा कौन सा ऐसा महान कार्य किया गया था जिसके बारे में उसको पहचानते हैं, तो हूण युद्ध के पश्चात हम देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख में दिखाया गया है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण उस समय की ऐतिहासिक सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है और क्षण भर के लिए वो रमणीय जो स्थल है सुदर्शन झील का वो एक पानी की भयानक आकृति वाला बन जाता है, जिससे कि प्रजा को उस समय काफी कष्ट होता है। और इस कष्ट के निवारण के लिए सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने गिरनार नगर का जो नगरपति होता है 2 माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई के द्वारा इस झील का वो पुनर्निर्माण करता है। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार ये बांध 100 हाथ लंबा और 68 हाथ चौड़ा था। सुदर्शन झील इस मरम्मत के बाद शाश्वत रूप से स्थिर हो जाती है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में उसके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल
पुष्यगुप्त वंश द्वारा कराया गया था और पश्चिम भारत में सिंचाई की सुविधा के लिए इसका निर्माण कराया गया था। मौर्य वंश में ही अशोक के जो है यवन राज्यपाल तुसाप द्वारा उस झील का मरम्मत कराई गई थी और ये बांध जो है इसी प्रकार से रुद्रदामन के समय में, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था और शक महाक्षत्रप था, उसके समय में टूट जाता है और इसका भी पुनर्निर्माण उसने काफी धन देकर के अपने राज्यपाल सुविशाख के द्वारा कराया गया था। अब स्कंदगुप्त की अगर हम धार्मिक नीति में देखते हैं तो अपने पूर्वजों की तरह स्कंदगुप्त भी वैष्णव शासक था। इसने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था। भीतरी स्तंभ लेख में उसने भगवान विष्णु की जो है भीतरी गांव में एक प्रतिमा स्थापित कराई थी। इसी प्रकार से गिरनार में चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कराया था। इंदौर के लेख में सूर्य पूजा का वर्णन मिलता है। काहोम के लेख से पता चलता है कि भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 तीर्थकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि वैष्णव धर्म होने के साथ वो स्कंदगुप्त अन्य धर्मों के भी प्रति सहिष्णु रहा है। इतिहास में अगर हम स्कंदगुप्त का मूल्यांकन करते हैं तो स्कंदगुप्त एक महान विजेता शासक और कुशल प्रशासक पाया जाता है, जो अपने समय में 12 वर्ष के अल्पकाल में ही काफी कुशल या काफी शक्तिशाली शासक माना गया है। जैसे कि गुप्तों की जो लक्ष्मी है, जब कुमार गुप्त प्रथम के अंतिम शासनकाल में चंचल हो जाती है, जो कि इतिहासों में लिखा है, तो उस विचलित लक्ष्मी को स्कंदगुप्त द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। कुमार गुप्त के पुत्रों में अगर हम पाते हैं तो स्कंदगुप्त सबसे योग्य और बुद्धिमान पुत्र मिलता है। जूनागढ़ के इसी अभिलेख में इसीलिए मिलता है कि राजकुमारों को छोड़ करके लक्ष्मी द्वारा स्वयं स्कंदगुप्त का वर्णन किया जाता है। तो इस आधार पर मानते हैं कि वीरता का जो गुण है वो स्कंदगुप्त में ही पाया गया है, जो कि गुप्त वंश के जो अन्य उत्तराधिकारी थे उसमें स्कंदगुप्त सबसे शक्तिशाली और सबसे वीर रहे होंगे। और गुप्त वंश के शासकों में हूण जैसे एक भयानक बर्बर जात के आक्रमण को स्कंदगुप्त ने परास्त किया और उस आक्रमण को उसने ध्वस्त किया और उनको देश के बाहर खदेड़ दिया था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा यूनानियों को खदेड़ा गया था, स्कंद या चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विदेशी शकों की शक्ति का विनाश किया गया था, तो उसी प्रकार से स्कंदगुप्त के द्वारा हूणों के गर्भ को चूर्ण किया गया था। निसंदेह अगर हम देखते हैं तो गुप्त वंश का एकमात्र वीर शासक था जिसने कि अपने चरित्र और अपनी वीरता के द्वारा अपने साम्राज्य को पुनः प्रतिष्ठित किया था। इसी प्रकार से जो है सुदर्शन झील के मरम्मत में भी इसकी उदारता, दया और बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है। तो हम देखते हैं कि भौतिक और सांस्कृतिक रूप से स्कंदगुप्त का जो शासन काल था वो काफी उन्नत था। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प के लेखक ने भी स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ, बुद्धिमान तथा धर्म और शासक बताया गया है और ये बताया गया है कि उसकी मृत्यु के समय तक गुप्त साम्राज्य की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित रही हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो स्कंदगुप्त एक महान विजेता, मुक्तिदाता राज शासक जो कि अपने वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित करता है, अपने वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करता है और प्रजावत्सल शासक होता है और गुप्त वंश के महानतम शासकों की श्रृंखला का यह सबसे अंतिम शासक होता है। स्कंदगुप्त ही वो एक शासक होता है जिसकी मृत्यु के पश्चात गुप्त जैसा एक विशाल वंश जो या विशाल साम्राज्य है वो विघटन के दौर से गुजरता है और धीरे धीरे वो विभाजित हो करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। धन्यवाद।